Good afternoon. This is Rishabh Malhotra, your host. I'm again here with another show with our international panelist, Shri JJ Singh ji. JJ Singh ji is president to Indo-Polish Chamber of Commerce and Industries, and he's taking these responsibilities since last 12 years. इनके पास काफी लंबा एक्सपीरियंस है और इनके पास श्रेय है। इन्होंने हमारे देश के हमारे भारतीयों को पोलैंड में इकट्ठा करके रखा है, एकजुट करके रखा हुआ है। अदर देन दिस इन्होंने हमारे देश के भारतीयों जिनको एक ग्रुप में एक साथ में जोड़ के रखा है, उन लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडो पॉलिश बिजनेस रिलेशंस को इन्होंने अपग्रेड करने में सहायता की है हमेशा और लंबे सालों से करते आ रहे हैं। He is chief administrator for a गुरुद्वारा in Warsaw. आप इसके साथ में एक ट्रैवल बिजनेस को हैंडल करते हैं since last 28 years and he is president to IATA, which is a travel agent association in Poland. Mr. Singh, मैं आपका इस शो में स्वागत करता हूँ. We have almost 1 lakh early-age businesses. Those are going to witness this conversation. Other than 10,000 plus MSMEs will witness this conversation. So I welcome you into the show. I wish कि आप कुछ शब्द अपने बारे में कहें, please. Thank you very much for the introduction. नमस्कार, good afternoon. well, आपने सब कुछ मेरे बारे में बोल ही दिया है अभी. मैं खाली इतना देना चाहता हूँ कि मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ. मैं पोलैंड सन 1979 में आया था, जब मेरी उम्र थी कोई 22 साल के करीब. तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कितने साल मेरे को पोलैंड में हो गए, कितनी मेरी उम्र है. But I've come a long way on that journey. Of course, it has been a great journey and is still continuing my adventure here. Okay. So, Mr. Singh, viewers want to know what is the real motivation behind your success? I mean, everyone has to find its own motivation for sure, but definitely you should get the inspiration from others. My inspiration were my parents, and the motivation behind everything what I do is responsibility. That's a key word. Whatever you do it with full responsibility. Be responsible towards your own self, be responsible towards your family, towards your fellow people who are working with you, the people who are cooperating, whom you are meeting, everybody around you whom you are interacting with. Because responsibility gives you, I would say, a steam to go ahead. And this is what happened with me also. When I started I can say, जब career start किया, जब study शुरू की, तब शुरू से ही. बाकी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देश से बाहर जाऊंगा. जब मेरी शादी भी हुई, मेरी जो सी बीवी है वो पोलिश है, तो तब भी हमने ये नहीं सोचा था कि मैं बाहर रहूंगा. मैं दिल्ली में ही काम कर रहा था. लेकिन ये समझ लीजिए कि कुछ डिसीजन होते हैं जो पार्टनर भी लेता है. इस केस में मेरी बीवी जिन्होंने बोला कि उनको पोलैंड वापस जाना है, और तब मेरे को ये डिसीजन लेना था कि मैं वापस उनके साथ जाऊंगा पोलैंड कि मैं हिंदुस्तान रहूंगा. So I took the decision that I will follow her. So here I am. Okay. बट हमने देखा आप हमेशा देश के काफी क्लोज रहे हैं. आपने कॉन्टिन्यूसली देश और इंडिया और पोलैंड के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप को हमेशा से बिल्ड करके रखा है, और आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ में मिल करके उनको सपोर्ट करने का. वो एक कंट्रीब्यूशन हमेशा से आपका रहा है. देखिए, वो एक चीज़ ऐसी होती है जो मैंने आपको बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब मैं यहाँ पोलैंड आया था तो मेरे ख्याल से मैं तीसरा या चौथा हिंदुस्तानी होऊंगा जो इधर मूव किया था. और सब कुछ यहाँ पे, ये समझ लीजिए कंट्री भी खुल रही थी क्योंकि पहले यहाँ पे कम्युनिज्म था. और उसके बाद जब लोग भी आने शुरू हुए, तो जब इंटरेक्ट किया मैंने बाकी लोगों के साथ, तो कुछ एक चीज़ें शुरू करनी पड़ी. जैसे पहली इंडियन एसोसिएशन ऑफ पोलैंड, उसके बाद गुरुद्वारा साहब जो हमने स्टैब्लिश किया कुछ लोगों के साथ मिलके. तो हर कोई ये चाहता था कि कोई आगे बढ़े और कोई इस चीज़ को आगे करे. एंड जो मैंने शुरू से सोचा हुआ था और सीखा हुआ था, फैमिली से भी जो मैं बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब किसी ने मेरे को कोई
कार्य दिया कि ये करना है कम्युनिटी के लिए या इस चीज के लिए, तो मैं हमेशा आगे आया और हमेशा उस काम में मदद की और उसको अंजाम तक लेके गया। और वो एक चीज बन जाती है जब आप देश से दूर रहते हैं, और ये सबके लिए है, खाली मेरे लिए नहीं है। जितने हमारे हिंदुस्तानी हैं या चाहे कोई और किसी देश के भी लोग हों, अगर वो देश से बाहर रहते हैं अपने, तो देश के लिए प्यार और बढ़ता है, क्योंकि आपको वो चीजें जो हर रोज आपको लगती थी कि ये नॉर्मल है, ये ग्रांटेड है, ये हमारे लिए, वो चीजें नहीं होती हैं। जी। अब जब मैं यहाँ पहुंचा था, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं था हिंदुस्तानी, यहाँ पे कोई दुकानें नहीं थी जहाँ पे हिंदुस्तानी चीजें तुम खरीद सकते हो। ये बात नहीं कि मैंने सब ये बनाया, लेकिन जो लोग यहाँ पे आए, बीइंग द फर्स्ट वन हियर, उन सब की मदद की, उनको बताया, उनको उनको सहूलियतें दी जो दे सकते थे इस्टेब्लिश होने में। तो उसके कारण आज हम ये कह सकते हैं, सारे लोग जिनके साथ मैंने मिलकर काम किया, कि एक छोटा हिंदुस्तान हमने यहाँ पे बना दिया है। उसके लिए मैं आप लोग को एक एनेक्डोट देना चाहता हूँ। यहाँ पे वॉर्सो के पास एक बहुत छोटा सा शहर है जहाँ पे काफी हिंदुस्तानी रहते हैं, और उस शहर का नाम है पोलिश के अंदर यानकी। अगर अगर उसको हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जे को वाई बोलते हैं, तो उसका नाम होगा जानकी। तो ये देख लीजिए, वो ऑटोमेटिकली नाम भी ऐसा पड़ा उस जगह का जैसे एकदम हिंदुस्तानी नाम है। जी, that's super. सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, कैसे आप चीजों को मैनेज करते हैं? देखिए, लीडरशिप स्टाइल हर कोई सीखता है। कोई इस लीडरशिप स्टाइल से पैदा नहीं होता या किसी को शुरू से पता नहीं होता। आदमी का लीडरशिप स्टाइल जब वो यंग होता है तो उसका लीडरशिप स्टाइल होता है कि भाई मैं सब कर लूंगा, मैं हर पहाड़ चढ़ जाऊंगा, मैं अकेला काफी हूं, मैं ये भी कर लूंगा। लेकिन जब थोड़ा सफर शुरू होता है लीडरशिप के अंदर, या जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं कि चीजों की, जैसे सोशल वर्क की या बिजनेस में भी, तो आपको लोग साथ में वो चाहिए जो आपसे भी ज्यादा समझदार हो, अक्लमंद हो। जी। और किसी भी आदमी को इस काम में कोई गुंजाइश नहीं चाहिए कि जैसे कोई कंपनी चला रहा है कि अपनी टीम के अंदर आदमी लो जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो या उससे ज्यादा ब्राइट हो। उससे जो ओनर है या जो काम कर रहा है या जो लीडर है, उसकी चमक कोई कम नहीं पड़ेगी। जी। वो दूसरों आदमी के साथ काम करके कुछ सीखेगा, उन्हें अपनी क्वालिटी सिखाएगा, और साथ में जर्नी अच्छी लग जाती है। और एक बात इसके अंदर एक और होती है, कई बारी लोग अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरों के साथ। अब जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मेरी टीम के अंदर कोई मेरे से ज्यादा ब्राइट आदमी है या औरत है, तो मैं उससे कंपेयर करूंगा, यार वो तो बहुत समझदार है, मैं तो थोड़ा कम समझदार हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर अपनी यूनिकनेस है। जी। वो आप खुद हैं, आप वो दूसरे नहीं बन सकते। खाली एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे किसी का नुकसान ना हो, ये सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल ठीक है सर। अगर ये चीजें आप रखेंगे तो आपका लीडरशिप स्टाइल अपने आप बनेगा। लेकिन मेरा लीडरशिप स्टाइल जो सा काफी समय से था, क्योंकि मैं भी शुरू में अकेला काम करने में था, डिसीजन लेने में, लेकिन बाद में आदमी समझ जाता है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो साथ में आपको समझदार लोग लेने पड़ेंगे। जी। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि मेरा स्टाइल ये है कि मैं अपने साथ लोग रखता हूं जो मेरे से ज्यादा समझदार हैं। मेरा स्टाइल ये है कि मैं लोगों को प्रिपेयर करता हूं एज अ कोच, एज अ मेंटर। मेरी टीम के अंदर जो 7 आदमियों की टीम है, उसके अंदर 4 औरतें हैं और 3 मर्द हैं। जी। क्योंकि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि भाई देखिए, हमेशा यही नहीं होता है कि आदमी का दिमाग ज्यादा अच्छा होता है। जी। औरतें काफी नंबर ऑफ टाइम में ये होता है कि अगर कोई डिसीजन होता है या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है या कोई डिसीजन आपने लेने हैं, तो वो ज्यादा सोचा समझा हुआ डिसीजन ले सकते हैं, जी। नहीं कि आदमी। और इस चीज के अंदर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये टीम से जो मेरा ऑफिस, जब मैंने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया था, जो आपने बताया ट्रैवल एजेंसी का, 4 आदमियों का वो ऑफिस था सन 1992 में। जी। आज हमारा ऑफिस, इवन की पेंडेमिक के कारण हमको काफी लोगों को निकालना पड़ा,
टीम कम करनी पड़ी। आज हमारा ऑफिस है खाली पोलैंड के अंदर 110 आदमी। पूरे सेंट्रल यूरोप के अंदर जो 4 कंट्रीज हैं, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और चेक रिपब्लिक, उसके अंदर मिला के कोई 200 के करीब हैं। जी तो ये सब चीज़ें अचीव होती हैं अगर आप साथ में मिलके चलते हैं। जी अकेले चलेंगे, जल्दी चलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कई बारी गलतियां भी हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर लोग को साथ में लेके चलेंगे, आप थोड़े स्लो हो जाएंगे, लेकिन उससे मुकाम पे जब पहुंचेंगे आप, तो ये मैं एक कहता हूँ कि ढंग से पहुंचेंगे। जी एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि हमने जनरली देखा है कि बिजनेसेस कुछ भी काम करते हैं तो कई बार कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो टाइमली उसको डिलीवरी नहीं कर पाए या फिर उन चीजों को कर ही नहीं पाए सोचने के बाद भी। तो आपका ऐसा क्या सक्सेस रीजन रहा कि आपने चीजों को टाइमली डिलीवर किया और वो चीजें सक्सेसफुली हो पाई कंप्लीट? देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं हर चीज में जो मैंने किया वो मैं सक्सेसफुल था, लेकिन हाँ एक चीज है, अगर पहले आपका क्वेश्चन का आंसर करते हुए, एक चीज होती है जो कहते हैं इंट्यूशन, आपके अंदर की चीज होती है, वो हर एक की अलग होती है। जी अगर आपका बिजनेस डिसीजन है, तो मैं हमेशा यही बात कहूंगा कि अगर आपका जो भी बिजनेस हो, आप खाली उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मत रहिए। अब ये मत सोचिए कि मैं आपको बोल रहा हूं कि अपना ध्यान उतार लीजिए अपने बिजनेस से, लेकिन अपनी जो सी सोच है उसको थोड़ा बड़ा कीजिए। उसका मतलब ये है कि थोड़ा पेपर वगैरह, न्यूज़ वगैरह पढ़िए, इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में सुनिए, सीखिए। सुबह उठ के थोड़ा अपना रजीम बनाइए कि सुबह उठ के आपने ये न्यूज़ पढ़नी है या ये न्यूज़ चैनल की आपने वेबसाइट चेक करनी है, ताकि आपको पता चले कि आपके बिजनेस के अलावा भी दुनिया में और आपके देश में जहाँ भी हो आप, क्या हो रहा है। जी क्योंकि कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आपको एकदम नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता लगेगा उस चीज़ से आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट हो सकता है, और उससे आप डिसीजन ले सकते हैं टाइम के ऊपर। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, जब कोरोना शुरू हुआ दिसंबर के अंदर, हम यूरोप में हैं, तो हमने भी यही सोचा भाई ठीक है, कोरोना है, ये डिजीज है, लेकिन इससे फर्क कुछ पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, ट्रैवल पे, तो हमको प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन हम नहीं सोचता इतना ट्रैवल पे फर्क पड़ेगा कि 90% बिजनेस एकदम गिर जाएगा। जी लेकिन हमने फरवरी के अंदर डिसीजन लेने शुरू किए कि कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है, कहाँ पे हमने संभाल सकते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ा। वो इसलिए क्योंकि हम लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे हमारे आसपास ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि जी आपकी एनवायरनमेंट जो कि आपकी सबसे क्लोज में है और आपसे दूर भी, उसमें क्या हो रहा है। जी और अगर आप ये पूछेंगे कि भाई अगर कुछ काम नहीं होता, कुछ गलतियां हो जाती है डिसीजन के अंदर, तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। गलतियां होनी चाहिए, क्योंकि उन गलतियों से ही आदमी और औरत आगे समझ के चल सकता है। जी तो कोई गलती से अगर कोई डिसीजन से कुछ ऐसा भी हो कि वो ना हो पाए काम जो आपने सोचा था, तो उसे दिल छोटा नहीं करना चाहिए। उसको खाली यही सोचना चाहिए कि वो आपका एक एग्जाम था जो आप नहीं दे पाए, जी तो आपको फिर से उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस और लाइफ के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ गलतियां या कुछ हार से अगर आदमी पीछे हट जाता है या सोचता है कि ये मेरे बस का नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। जी क्योंकि कई बारी आपको ये भी देखना चाहिए कि आप अपनी गलतियों से और आपका जो सा फियर है उससे आप क्या सीख सकते हैं, उससे आप क्या लेके जा आगे जा सकते हैं। लेकिन अगेन, किसी से सुनना ये आसान है क्योंकि आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप अपना एग्जाम्पल लेके अपनी स्थिति को देख के उसके हिसाब से करना चाहिए। जी दर्शक जानना चाहते हैं कुछ ऐसे लीडरशिप आपकी के दौरान कुछ ऐसे चैलेंजेस आपके पास आए हो जो आपको लगा हो कि टफ है बट स्टिल आपने उनको ओवरकम किया, वो ऐसे कुछ चीज अगर आप बताएं। देखिए, जिंदगी में काफ़ी चैलेंज आते हैं, क्योंकि कई बार चैलेंज ऐसे भी आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके जो से सबसे बड़े कस्टमर हैं, जिसके बेस पे जो आपकी कोर है समझ लीजिए, वो आपसे अलग हो जाते हैं, वो भी एक चैलेंज है। ठीक है। चैलेंज फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, जो हमने देखा था 2008-2010 के अंदर जी पूरे वर्ल्ड में।
तो क्राइसिस कुछ भी हो, प्रॉब्लम कुछ भी हो, क्या छोटी हो या बड़ी हो, मैं कहना ये चाहूंगा कि उसको हमेशा हेड ऑन, एकदम उसकी आंखों में देख के तो उस प्रॉब्लम का सामना कीजिए। उससे ये होता है कि पहली मोमेंट में आपको डर लगेगा, जी आपका दिल बैठेगा ये क्या हो रहा है, लेकिन आप जब एक बारी थोड़ा स्टेप बैक लेंगे और उस सारी सिचुएशन को एक बारी और सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। जी और यहाँ पे जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, लीडरशिप स्टाइल, अगर आपके आसपास लोग हैं, नॉट नेसेसरली कि आपकी ऑफिस में बहुत बड़ी टीम है, आपके दोस्त या आपके कोई चहेते, उनसे बात कीजिए, उनकी राय लीजिए। कि कई बार होता है कि जब आप ठंडा दिमाग से सोचते हैं तो हर एक प्रॉब्लम में से कोई ना कोई वे आउट होता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात है, एक आदमी को हमेशा बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो खत्म जरूर होगी। जी बात खाली ये है कि हम लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं, और वो जो सा सारा प्रोसेस है, वो जो सारा टाइम है उस प्रॉब्लम का जो हमने बिताना है, वो हम कैसे बिताएंगे, जी वो हर एक आदमी डिपेंड करता है। क्योंकि उसको किसी को सिखाया नहीं जाता, बिल्कुल ठीक खाली है। बोल सकते हैं, आदमी पढ़ सकता है उसके बारे में, लेकिन वो अपने आप आता है। जी सिंह सर, एक और चीज जानना चाहूंगा कि जब आपने एक मुकाम हासिल किया तो एप्रिसिएशन से ज्यादा क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ा होगा, सो उस क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, क्रिटिसिज्म हैंडल करना भी आदमी सीखता है। शुरू शुरू में हमेशा बहुत दर्द होती है जब कोई क्रिटिसाइज करता है, जी बहुत बुरा लगता है कि भाई मैंने इतना काम कर रहा हूँ फिर भी ये लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं। जी तो इधर मेरी राय यही होगी कि भाई देखिए, एक बारी सोचिए आपके लिए कोई बुरा क्यों बोल रहा है। हो सकता है कि शुद्ध कुछ आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल दूंगा। जब मैंने शुरू शुरू में यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन स्टार्ट की, कुछ एक डिसीजन थे जो मैंने बहुत जल्दी ले लिया अपने आप, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, और आगे मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया डिसीजन लेने से, इम्प्लीमेंट करने से पहले, लेने से पहले नहीं, इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, भी आप किसी से बात नहीं किया, आपने आपने सोच लिया है करना है, कम से कम बुला लेते हमको, हमारी राय ले लेते। फिर थोड़ी बात तू मैं हुई, क्योंकि हर एक का अपना साइड था, मैं बताया था टाइम नहीं था, मेरे को लेना पड़ा, उन्होंने बोला नहीं आपके फोन करना चाहिए। तो आदमी के मन में आता है भी ये क्यों, अगर मैं कुछ राइट डिसीजन ले रहा हूं और मेरे हिसाब से वो राइट है तो कि क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है। जी लेकिन फिर जब मैंने सोचा, जो मैंने आपको बात बताई कि एक मुकाम आता है कि जब आपको लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है ज्यादा, तो फिर आदमी सोचता है भी हाँ ठीक है, गलती मेरी थी। तो क्रिटिसिज्म के अंदर भी अपने आप को हमेशा ओपन रखना चाहिए, ये देखने के लिए कि अपने आप में उनकी गलती तो नहीं है। क्योंकि क्रिटिसिज्म भी होती है एक चीज कि वो आपको हेल्प करती है आगे डेवलप करने में। बिल्कुल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिटिसिज्म को सुनिए। आपको बुरा लगेगा, हर एक को बुरा लगता है। अगर आज भी कोई मेरे को क्रिटिसाइज करता है मेरे को बुरा लगता है, लेकिन अब उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आदमी चुप रहता है जी और सोचता है कि ये टाइम सुनने का है, जवाब सोच समझ के दूंगा, और ये सोच के भी दूंगा कि मेरी गलती, अगर भी गलती होती है अब भी, तो मैं पहला आदमी होता हूँ जो बोलता हूँ भी देखो ये मेरे से गलती हुई है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। उससे आदमी की कोई ईगो छोटी नहीं हो जाती। जी और सबके पीछे भी एक ईगो की प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी ईगो को छोड़ के बात को सोचेंगे और लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि लोग आपकी सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं कि हाँ ये आदमी जो सा है ये बिना ईगो के बात कर रहा है, अपने आप को बड़ा नहीं, हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। जी और जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा मुकाम है मेरा, मैं कभी नहीं सोचता इसके बारे में कि मैं प्रेसिडेंट इस चीज का हूँ, मैं प्रेसिडेंट उस चीज का हूँ। लेकिन जब से मिलता हूँ मैं लोगों से, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी ओहदे पे हो, हर एक से जी से बात करनी और उसको दिखाना कि हमारी रिस्पेक्ट है। लेकिन बैक टू क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म हेल्दी है, होना चाहिए, आदमी को डेवलप होने के लिए वो बहुत जरूरी है। जी
सिंह सर, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने सेशन के स्टार्ट में कहा कि अर्ली एज बिजनेसेस इस सेशन को विटनेस करने वाले हैं। सो अर्ली एज में बिजनेसेस मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक्स के बाद में कई बार डीमोटिवेट भी होते हैं। सो आप उन्हें अगर कुछ स्पेशल मैसेज दें कि मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम करना चाहिए। देखिए, इसके अंदर स्पेशल मैसेज मैं खाली यही दे सकता हूँ जो मैंने थोड़ा भी बोला है कि गलतियाँ होती हैं और डिसीजन भी गलत होते हैं, और ये अच्छा है क्योंकि आप हर कोई उसी चीज से सीखता है। हर एक ने जिंदगी में कोई ना कोई डिसीजन गलत लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आपने ले लिया है डिसीजन गलत, आपसे हो गया है और आपको उस चीज का एहसास है, तो उस पर रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। जी। आप उसके बारे में वही ये सोचिए, एक ठंडे दिमाग से फिर से अगेन, जैसे किताब खोलते हैं, उस डिसीजन को अपने सामने रखिए और फिर सोचिए कहाँ गलत हुए आप, किस मोड़ पे आपने गलत मोड़ लिया है या कहाँ आपके साथ सीधा चलना था। उसके हिसाब से आप सोचेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि नेक्स्ट मूव जो आपने करनी है वो कैसी होनी चाहिए। जी। और गलतियां होंगी, क्योंकि अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप में है, हाँ हम कह सकते हैं कि वो लोग हमेशा हेल्प ले सकते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस है उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको अपनी कंपनी के अंदर या अपने साथ एज अ ऑनररी बोर्ड के ऊपर मेंबर में रख सकते हैं। आप अपने आप का कोई मेंटर चूज कर सकते हैं जिससे आप डिसीजन के बारे में या आपकी वर्किंग के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप खाली बात कर सकते हैं, डिसीजन वो आपका अपना होगा। सबको सुनने के बाद, सब कुछ समझने के बाद वो डिसीजन आपका होगा। कोई भी आपके बिहाफ के या आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाएगा। जी। तो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए हमेशा। अगर गलती भी हुई है तो उसको समझिए, किसी से बात कीजिए उसके बारे में, उसका सोल्यूशन निकालिए और उसके बाद एक और डिसीजन लेने के लिए कोशिश करें। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए इस चीज से, क्योंकि जिंदगी के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। जी। उसका मतलब ये नहीं है कि हर जो सा उतार आएगा उससे आपका मन छोटा हो जाएगा, आप कुछ गलतियां और करेंगे और आगे नहीं चल पाएंगे। जी। हमने काफी जिंदगी में देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत डिसीजन से एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। क्या फायदा होता है उसका? सबसे बढ़िया चीज यही है कि आप एक बार और सोचें, गलतियां सबसे होती हैं, अपने आप को दोष कभी मत दीजिए, क्योंकि गलतियां हर कोई करता है। इवन जो बोलता है, अगर मैं आज यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ आपके सामने, आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। उन गलतियों का ही वो इंजाम है कि मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे हूँ। तो इसके लिए कभी भी मन छोटा नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको एक बार और समझना चाहिए कि आपने क्या गलत किया है, ताकि नेक्स्ट स्टेप्स और डिसीजन जो आपके होंगे वो अच्छे होंगे। जी। जैसे कि हम लोग सेशन की शुरुआत में एक डिस्कशन कर रहे थे कि पैंडमिक ने, कोविड ने आज की डेट में बिजनेसेस और पर्सनल लाइफ दोनों पे इम्पैक्ट किया है। सो बिजनेसेस की अगर बात करें तो काफी बड़ी मात्रा में ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल क्रैश हो गए हैं, जिनका दोबारा से रिवाइव करना भी एक शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई है। सो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अभी स्थिति ऐसी है कि इतना अच्छा है कि लोगों को पता है कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे थे मार्च फरवरी की, किसी को कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। मेरा जो सा बिजनेस है, मेरे दो मेन बिजनेस हैं, एक ट्रैवल एजेंसी का, कॉर्पोरेट ट्रैवल का, और दूसरा है मेरा रेस्टोरेंट। और ये दोनों बिजनेस ही अफेक्टेड हुए हैं पेंडेमिक के कारण। जी। ट्रैवल बिल्कुल 90% गिर गया है। रेस्टोरेंट में लोग आजकल नहीं आते हैं, खाली डिलीवरी सर्विस चल रही है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बोला, उतार चढ़ाव तो आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक आदमी किसी एक स्टेटस, एक ओहदे से मतलब कि बन जाता है, जो पहले था कोविड से पहले, कि हमारा ये लाइफस्टाइल ऐसा है, हमको ऐसे रहने का ऐसे है। लेकिन ये टाइम वो है कि हमको स्टेप बैक लेना पड़ेगा और अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। जी। और बिजनेस जो बंद भी हो गए हैं उसके लिए भी मेरा खाली बिलीव एक ही है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा कोई ना कोई, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा शब्द है, जुगाड़ निकाल लेगा, कुछ और तरीका निकाल लेगा कि कौन सा बिजनेस करना है, जी। ठीक है। अब आप ये देख लीजिए,
मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। लोग कहते हैं डाइवर्सिफाई बिजनेस, मेरा भी डाइवर्सिफाइड था, लेकिन सेक्शन ऑफ बिजनेस सेम ही था और दोनों ऑलमोस्ट बंद पड़े हैं। ठीक है, तो ये कहने की बातें होती हैं, लेकिन हर एक मोमेंट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है। हम लोग देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी इस वक्त इस तरह, क्योंकि हमने बिजनेस इतना बढ़ाया हुआ था कि हमारे पास अपने रिजर्व्स थे, तो हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हम वो चीजें खत्म करें अभी ऑफिस के अंदर जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे जब नॉर्मल बिजनेस था। अभी हमारे पास टाइम है, इवन तो हमने स्टाफ कम भी कर दिया है, फिर भी समझाते हैं भी ठीक है, जो आईटी डेवलपमेंट थी, जो ये काम था, वो कर लो, क्योंकि धंधा वापस आएगा, मार्च फरवरी में आएगा वापस, आके हम प्रिपेयर रहेंगे। आपके क्वेश्चन में जो एकदम बिजनेस बंद हो गए हैं, उनके लिए मेरी यही एडवाइस होगी, भाई देखिए, एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा खुलेगा। ठीक है, खाली बात यह कि देखना है कि आपकी फीलिंग खुद की क्या कहती है कि कौन सा वेंचर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक और बात, इस टाइम के अंदर कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आपके पास आज के दिन में कुछ काम नहीं है, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा, तो आप वो काम कर लीजिए जो इजीली अवेलेबल है, और जो हो सकता है कि आपने अब तक ये समझाओ कि भाई ये तो छोटा काम है, ये तो किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि वही एक चीज होती है कि आदमी के जमीन हमेशा, पैर हमेशा जमीन पे होने चाहिए। उससे काफी मदद मिलती है जब आपने कोई भी डिसीजन लेना होता है, जहाँ कोई भी सिचुएशन होती है, जो हमारी सिचुएशन आज है। और मेरे ख्याल से पेंडेमिक की सिचुएशन एक ऐसी है जिसने सारे वर्ल्ड को, सब लोगों को सिखा दिया है कि हम लोग कितने बड़े प्लान कर लें, कितना कुछ कर लें, लेकिन एक छोटी सी चीज ऐसा सब कुछ चेंज कर देती है हमारी लाइफ के अंदर, कि या हम उस चेंज को एक्सेप्ट करके आगे चलते हैं, या हम बैठ के खाली रोते रहेंगे क्या हो गया। कुछ आप इंडिया और पोलैंड के बिजनेस रिलेशंस पे बताना चाहेंगे? हाँ जी, इंडिया और पोलैंड का रिलेशनशिप और बिजनेस, मैं कह रहा हूँ कि काफी, कहना चाहूंगा काफी अच्छे मुकाम पे है आजकल। जो सा मतलब कोविड से पहले जो हमारा बायलैटरल ट्रेड इंडिया और पोलैंड का था, वो ऑलमोस्ट कोई 3 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास था। इन्वेस्टमेंट जो सी है, हिंदुस्तानी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट पोलैंड में ज्यादा है। आईटी कंपनियां यहाँ पे काफी हैं, इन्फोसिस से लेके स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी भी साउथ इंडिया और बॉम्बे से यहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन सेटअप किए हुए हैं। यहाँ पे 2 प्रोडक्शन प्लांट भी हैं इंडियंस के। यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिंग हाउसेज हैं। हमारे सिंधी कम्युनिटी से काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जिन लोगों का ट्रेडिंग का बिजनेस है। तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, पोलैंड की थोड़ी कम है हिंदुस्तान में। पोलिश कंपनियां जो सी हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो साउथ इंडिया में हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं। और काफ़ी कंपनियां हैं जो इकोलॉजिकल बेस में भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोलिश कंपनी है जो यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो ओवरऑल जो सा बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों कंट्रीज में काफ़ी अच्छा है, और कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। अभी कुछ लोगों को इस बात के बारे में पता नहीं होगा, और हो सकता है सबको पता हो इसके बारे में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के अंदर महाराजा ऑफ जामनगर, उन लोगों ने 5,000 पोलिश बच्चों को अपने पास रखा था, क्योंकि ये बच्चे वो थे जो साइबेरिया से भेजे गए थे, और कोई भी कंट्री उनको एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं थी। तो हिंदुस्तान के महाराजा ने उनको अपने पास रखा, वॉर के एंड तक उनके साथ रहे, उनकी सारी एजुकेशन, उनका रहना खाना उस महाराजा जी ने पूरा किया। और आज वो वही बच्चे, आज वो लोग 85-90 साल के लोग हैं, और कुछ वो लोग कम हो गए हैं, अब 2-4 लोग अभी पोलैंड के अंदर है, कुछ लोग यूएस में भी हैं। और आज तक उसके बारे में पोलैंड को बहुत पता है, यहाँ तक कि यहाँ पे चौक और स्कूल उन महाराजा जी के नाम पे हैं। तो इससे दिखाया जाता है कि भाई देखिए, पोलैंड को भी उस पुराने टाइम का हिंदुस्तान की उनसे मदद मिली, वो काफ़ी याद है। तो इसके हिसाब से कल्चर और इकोनॉमिकल रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग सारा टाइम ये कर रहे हैं कि ये बढ़े आगे, लेकिन बात वहीं पे आती है कि कई बारी हिंदुस्तान के लिए पोलैंड काफ़ी छोटी कंट्री है। उनका हिंदुस्तान का काफ़ी व्यापार जो सा है और ट्रेड है, वो है जर्मनी से, स्वीडन से, यूरोप के अंदर, फ्रांस से।
लेकिन जो भी है उसके हिसाब से, जो रिलेशनशिप के हिसाब से मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। हम लोग यही कोशिश करें कि आगे बढ़े। अभी पेंडेमिक के कारण थोड़े विजिट्स वगैरह कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। तो अभी हम यही कर रहे हैं कि अभी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान, ये हम कह सकते हैं कि इंडिया 2.0 पेंडेमिक के बाद, क्योंकि काफी लोगों ने ये भी देख लिया यूरोप में कि हमारे जो उनसे नेबर है चाइना, उस पर नहीं विश्वास किया जा सकता, क्योंकि काफी नेगेटिव फीलिंग्स हैं इस वायरस को लेके। जी। प्लस हम लोग ये भी पोर्ट्रे करें कि ये जो चीजें अभी तक चाइना से इंपोर्ट होती थी, स्पेशली मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह जो सा चाइना से इंपोर्ट होता था, वो अब हिंदुस्तान से भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स ने भी, जो मैंने स्टडी की है, जो लोग टेक्सटाइल और अपना दूसरा काम करते थे, उन लोगों ने काफी जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ताकि फेस मास्क, ग्लव्स और दूसरी चीजें जो सी हैं वो बनाने के लिए। तो अभी जी। हम वो प्रमोट कर रहे हैं। तो देख रहा हूँ कि इससे काफी इंडिया को मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसके कारण अनफॉर्चुनेटली कि जो ये नेगेटिव मैं कह रहा हूँ कैंपेन है इस वक्त चाइना के खिलाफ इस वायरस को लेकर। आ, जो बिजनेसेस यूरोपियन मार्केट में आना चाहते हैं इंडिया से एक्सपेंशन के लिए, उनको किन चीजों का मेनली ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हमारे हिंदुस्तान के बिजनेस की खाली जो सी सोच है कई बारी वो ये होती है कि जैसे बिजनेस हिंदुस्तान में होता है वैसे यूरोप में भी होता है। प्लीज इसको मेरे से गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं लीजिए। मैं वो बात कर रहा हूँ बिजनेस करने का तरीका, रिलेशनशिप का तरीका, स्टाफ के साथ कैसे हम लोग बिजनेस डीलिंग करते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पे। लेकिन उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं हमेशा। इसके अलावा कि बिजनेस के लिए जो हम लोग सारी मदद करते हैं, कंपनी को इस्टेब्लिश करना, उनको राइटफुल पार्टनर्स के साथ मिलाना, उनको गवर्नमेंट लॉबिंग करना, उसके अलावा उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी जो पहले इनिशियल चीज़ें होती हैं उनको हम लोग हमेशा मदद करते हैं। जो चीज़ें ख्याल रखना चाहिए, देखिए अब हिंदुस्तान का बिजनेस भी काफ़ी आगे बढ़ गया मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं हिंदुस्तान काफ़ी बारी विजिट करता हूँ। मैं ज़्यादा डिफरेंस अब देखता नहीं हूँ। खाली कई बार जो डिफरेंस मैं देखता हूँ वो यही होता है कि जो स्टाफ के साथ हमारा बिहेवियर है, जो हम लोग बात करने का तरीका होता है हमारा। कई बार हमारी चीज़ें ऐसी कि हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी पोजीशन के हिसाब से काफ़ी फ़र्क रखा जाता है कि भाई अगर बॉस है तो उससे इस तरह से बात करनी है, अगर स्टाफ है, अगर पियोन है तो उससे इससे बात करनी है। यूरोप में ये चीज़ बहुत कम है, इज्जत है। अब जब मैं भी कंपनी का अपना बॉस हूँ, जब मैं ऑफिस में होता हूँ, इज्जत है। लेकिन मैं लोगों से, और लोग जब मेरे से बात करते हैं, वो अगर मेरे लेवल का बॉस इंडिया में देखे हुए तो आप ये कैसे अलाउ कर रहे हैं कि आपसे तू करके बात कर रही है, इस तरह बात कर, लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक है। दूसरी जो सी होती है हमको चीजें देखनी है, जो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, टैक्सेशन जो सी होती है, जो हमारा लियाजन है बिजनेस का गवर्नमेंट के साथ, टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, लॉ के साथ, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो सी हैं, हर चीज़ बिजनेस जो सा लॉ अबाइडिंग है। कुछ एक प्रॉब्लम होती हैं बिजनेस को, जो फॉर एग्जांपल जो लॉ फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो ये नहीं होता कि वो टैक्स डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट की आंखों से बच जाएंगे। अगर साल के बाद नहीं तो 2 साल के बाद वो आंखों में आ जाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि जो हम लोग कई बारी हिंदुस्तान में हम लोग एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं कि हाँ हो जाएगा काम, हम ऐसे कर लेंगे, संभाल लेंगे उसको, कुछ निकाल लेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे कम चलती है। तो हम लोगों को काफ़ी चीज़ें मतलब कि लॉ के हिसाब से समझ के सारे जो उनसे रेजोल्यूशंस हैं, ताकि हमारे पास एक कंपनी में ऐसा आदमी हो जो हमको गाइड कर सके इन चीज़ों के लिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ स्पेशल संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को आप? ठीक है जी, मेरा स्पेशल संदेश यही होगा। सबसे पहले तो आपके लिए थैंक यू कि आपने आज मेरे को ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ। मैं खाली यही बोलना चाहूँगा कि जो मैंने शुरू में बोला था, आपको हमेशा ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये बात मैं हमेशा शुरू से रखी हुई है, आज भी रखी हुई है। आज भी, इवन भी अगर मैं अपने देश से बाहर हूँ, फिर भी अपनी देश की तरफ, अपने देशवासियों की तरफ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं हमेशा ये काम करूँगा जिससे कि मेरा देश का नाम कभी कम ना हो। उस देश का जिस देश में पैदा हुआ,
जिस देश का मेरे पास पासपोर्ट है, मतलब कि हिंदुस्तान, और उस देश का जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे मैंने रोटी पानी कमा रहा हूँ, उसका भी कभी नाम नीचे ना हो। तो अपने कर्म जोन से हैं, जो आप सोच जिंदगी में करते हैं वो सोच समझ के कीजिए। आदमी से गलती होती है, हर एक से होती है, उस गलती को मानिए, उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए, आगे चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी एक्शन लेते हैं आप जिंदगी के अंदर, खाली यही नहीं कि आप अपनी बीवी बच्चे माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं उस एक्शन लेने के बारे में, बिजनेस के अंदर या प्राइवेट लाइफ में, आप ये भी सोचिए कि आपके उस एक्शन का और लोगों पे क्या फर्क पड़ता है। ये पुरानी कहावत है, अगर आप अच्छा करेंगे लोगों के लिए, आपके सबके आसपास के लिए, तो अच्छा आपके पास हमेशा वापस आएगा। तो बस इस बात को रखिए अपने पास, मन में, अपने दिमाग में, और अपना कार्य रोज कीजिए अच्छे मन से, ताकि जिंदगी में जो आपको मिला है वो आपके पास रहे और इससे ज्यादा मिले। जी, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट एवरीबडी एल्स। धन्यवाद। आपके इसी संदेश के साथ मैं आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को हमारे व्यूअर्स अपनी आम जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स को हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू।